बच्चों, अगर आप भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आप सभी को ना सिलेबस पता है, ना ये पता है कि अभी कितने नंबर किस सेक्शन में से आते हैं और कितनी कट ऑफ जाती है, मुझे कितने के लिए फाइट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तैयारी शुरू करने से पहले सभी के ये सवाल होते हैं और होने भी चाहिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप जब धीरे धीरे टेस्ट लगाते रहें तो आपको एक टारगेट पता रहना चाहिए कि मेरे अभी कितने नंबर आ रहे हैं। मतलब बस ऐसा नहीं है कि हमने बस तैयारी शुरू कर दी, हमें ये नहीं पता कि हमें कितने नंबर लाने हैं, हम मॉक टेस्ट ही नहीं लगा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं और पता ये भी होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में इतने नंबर तो मेरे आ रहे होने चाहिए। इसका सबसे अच्छा एक तरीका है, जब आप तैयारी शुरू करें ना, तो सबसे पहले ये जरूर जानें कि इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट से कितने नंबर का पेपर में आता है और टोटल मुझे कितने नंबर लाने चाहिए ताकि मैं इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकूं। उसके लिए जब भी आप तैयारी शुरू करें तो एक फुल मॉक लगाइए, कोई प्रीवियस ईयर, बहुत सारी वेबसाइट हैं, कहीं भी फ्री मिल जाएगा। तो आपको एक ये अंदाजा लगेगा कि कट ऑफ कितनी जाती है और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, यानी आपको अपना एग्जैक्ट गैप पता लगेगा सब्जेक्ट वाइज। उसको एक पर्ची पे लिखिए, सामने छापिए और आप हर दिन उस गैप को कम करने की कोशिश करिए। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पिछली कट ऑफ गई हैं उसके हिसाब से कितना आपको स्कोर टारगेट करना चाहिए और हर एक सेक्शन से एयरफोर्स वाई ग्रुप में कितने कितने नंबर का आता है। और अगली जरूरी चीज है कि आप उसको कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ना नंबर लाना एक तरीका है, एक रणनीति है, मेहनत तो उसमें लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट 1 नंबर का आता है, दूसरा सब्जेक्ट 10 नंबर का आता है और मेहनत दोनों में बराबर है। तो हम कई बार 1 नंबर वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, 10 नंबर वाले सब्जेक्ट पे कम मेहनत कर रहे होते हैं। तो सिलेक्शन पूरी तरह से मेहनत के साथ साथ रणनीति भरा खेल है, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है। अगर इस समय को हम गवाते चले जाएं, बस यूं ही जो पल्ले पड़ा, जो मन में आया, जिसमें हमारा इंटरेस्ट बनता चला गया, बस उसे पढ़ते चले जाएं, तो शायद हम बहुत बड़ी गलती करके अपना समय सिर्फ व्यर्थ कर रहे होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, ये तो है आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम पैटर्न। इसमें 2 सेक्शन होते हैं बच्चों। एक तो है आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के फिक्स हैं कि 20 ही क्वेश्चन आने हैं, 20 ही नंबर के रहेंगे। एक दूसरे सेक्शन का नाम हम देते हैं रागा सेक्शन। रागा सेक्शन 3 हिस्सों में बटा होता है। जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। 7 क्वेश्चन जीएस के, मैथ्स के 8 क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसके 8 मिल जाएंगे, इसके 7 मिल जाएंगे, बट ये मिलाकर रहेंगे आपको 15 क्वेश्चन ही, और 15 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। यानी कि रागा सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, और अगर इंग्लिश के मिला दिए जाएं तो टोटल 50 क्वेश्चन का आपका पेपर आता है। 45 मिनट आप सभी को इसको अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, मुझे कितने नंबर लाने चाहिए। तो इस बार की ये कट ऑफ है और ये रिटन एग्जाम को पास करने की कट ऑफ है, जो अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गई हैं। कारण क्या है, एक वीडियो में और मैंने आपको बताया है पीछे, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। कारण है कि स्टेट कट ऑफ का इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सॉरी, ऑल इंडिया कट ऑफ का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इस बात के बारे में कभी और जानकारी हम करेंगे, बट अगर अभी के हिसाब से जो मेथड ये अभी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेट कट ऑफ ज्यादा जाएंगी कुछ चंद स्टेटों की। बाकी स्टेट्स की तो नॉर्मल रहेगी, उनकी और भी कम जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में कंपटीशन ज्यादा है, या मैं इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहूं कि देश सेवा करने का जिन राज्य के बच्चों में बहुत जुनून है, जिनको डिफेंस में जाना एक सपना है, वहां पर आपको थोड़ा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अभी देखो, इस बार जो कट ऑफ गई है ना, वो राजस्थान की गई है। ये तो रिटन एग्जाम को पास करने की है, बाकी फेज 2 होने के बाद में कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो 37 नंबर, 36 नंबर, 35.71, 33.23, इस तरह से आप सभी राज्यों की कट ऑफ देखें। इनकी कट ऑफ हाई है, इनकी मॉडरेट है और इनकी लो कट ऑफ है। ये राज्य वो हैं वाई ग्रुप में, बॉयज का मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें सेफ स्कोर कितना रखना चाहिए, इस हिसाब से तो आपको यहां पर सेफ स्कोर 40 से 42 नंबर के लिए फाइट करनी ही पड़ेगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, हम लोग अभी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इंडिया कट ऑफ स्टेट कट ऑफ से नीचे ही जाए। तो उससे क्या होगा कि हर एक स्टेट की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, क्योंकि इन स्टेट के बच्चों को और भी ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन तब तक हम ये मान के अगर चलें कि अगर यही रहा तो आपको 40 से 42 नंबर इन सभी स्टेट वाले बच्चों को टारगेट करना ही पड़ेगा। इन स्टेट वाले बच्चों को 35 से 37 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। यहां 33 से 34 पे काम हो जाएगा और यहां 25 पे और लगभग यहां 18 पे काम हो जाएगा। आगे आप देखें,
ये वाई ग्रुप में गर्ल्स की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कट ऑफ 34.73 है, बाकी ये स्टेट वाइज कट ऑफ है रिटर्न एग्जाम की, और इतना फाइनल टारगेट आपको करना चाहिए, इतना सोचना चाहिए। तो वाकई में नंबर तो ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, 50 में से 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर कहना बहुत आसान है, लेकिन पेपर में बैठ के उन नंबरों को लाना वाकई में बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि 50 में से 40 नंबर का मतलब है 80% नंबर लाना। जबकि एक अगर जनरल हम रेशियो देखें, आजकल तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा रही है, बट अभी से अगर हम साल भर पहले भी देखें तो 67-68-70% मैक्सिमम के आसपास पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शंस बहुत इजीली होते थे, बट अभी तो 80-80% तक की कट ऑफ जा रही हैं। तो ऐसे कंपटीशन भरे दौर में बहुत जरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम इन स्टेटों से संबंध रखते हैं तो हमें 40 नंबर का टारगेट कैसे रखना है, 42 नंबर का टारगेट कैसे रखना है। क्या वाकई में बच्चों की 40-42 नंबर आ भी पाते हैं? आइए मैं आपको प्रूफ करके मतलब एक फोटोज के साथ में दिखाता हूं। ये अभी हमारे वो स्टूडेंट हैं जो आरडब्ल्यूए से जुड़े और उनके नंबर इतने हैं, ये इसी इनटेक के हैं, 2027 का इनटेक जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है। आप देखें इस भाई के इंग्लिश में 17 नंबर हैं और रागा सेक्शन में 27 नंबर हैं, ये 20 में से हैं और ये 30 में से हैं, टोटल स्कोर है 44। इन भाई के नंबर देखें, इंग्लिश में 20 में से 22 नंबर हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे 20 में से 22। भाई एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं, वो कैसे होती है उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। मतलब 20 में से 22 तक भी इंग्लिश में लाए जा सकते हैं। और रागा सेक्शन में आप देखें भाई के हैं 22 नंबर, रागा सेक्शन में भी हैं, तो यहां पे इनके 44 नंबर हैं। तो आप देखें कि इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर 20 में से 22 एक बच्चा कर रहा है, रागा सेक्शन में एक बच्चा 27.4 का स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 30। मतलब इतना स्कोर संभव तो है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बच्चे तो मतलब मैं कहूं कि मेरिट वाले बच्चे होंगे, जिनके मेरिट में ऊपर नंबर होंगे, लेकिन यार कभी ना कभी तो इन्होंने भी जीरो से शुरुआत करी होगी। मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि क्या इतना स्कोर हो सकता है। तो जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल इतना स्कोर हो सकता है। और ऐसे 2-4 स्क्रीनशॉट नहीं है, बहुत सारे हैं। इंग्लिश में 18 हैं, रागा में 24 है, टोटल स्कोर 43 है। इंग्लिश में 21 है, रागा में 16 है, टोटल स्कोर 37 है। इंग्लिश में 20 है, रागा में 24 है, टोटल स्कोर 44 है। इंग्लिश में 17 है, रागा में 25 है, टोटल स्कोर 42 है। इंग्लिश में 21 है, रागा में 17 है, टोटल स्कोर 39 है। एक यहां समझने को बात यह आती है, अब देखिए रागा में जो बच्चा 16-17 नंबर ला पा रहा है, वो बच्चा इंग्लिश में 20-21 नंबर ला रहा है। इंग्लिश में 20-21 लाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश आसान आती है। तो जी बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एयरफोर्स में सबसे आसान कोई विषय आता है ना, तो वो आप इंग्लिश को कहेंगे। इंग्लिश में आप देखें बच्चा 20 में से 21 नंबर, ये नॉर्मलाइज होकर आ रहे हैं, तो 20-21 नंबर लाना बहुत आसान है। मैंने थंबनेल पर जो लिखा है कि आपको इंग्लिश में अगर मान लो आपको 18 नंबर लाने हैं या रागा में 27 नंबर लाने हैं, तो आप कैसे ला सकते हैं, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्त ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने नंबर लाने के लिए हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का इस साल पूछा गया। अब आ जाइए इन सब्जेक्ट को थोड़ा तोड़ के देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जीएस से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार एयरफोर्स ने आंसर की रिलीज की थी 30-31 मार्च 2026 को जो पेपर हुआ उसके आंसर की रिलीज की थी, और उसका एक एवरेज निकालकर मैं आपके पास लेकर आया हूं। देखिए बहुत शॉकिंग बातें हैं। ज्योग्राफी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएगा केवल एक। हिस्ट्री कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएगा केवल एक। पॉलिटी कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएगा केवल एक। कंप्यूटर पे आप में ठीक बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएगा एक। करंट अफेयर्स, अगर एयरफोर्स की करंट अफेयर्स करनी है ना, मात्र और मात्र 10 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, और क्वेश्चन आएंगे 2 से 3। लगाइए आप 3 की तरफ ही रखिए इसे, आप 2 भी नहीं 3 रखिए, 3। तो बच्चा क्या करता है ना, इन्हीं चीजों में अपना सारा समय लगा देता है और करंट अफेयर्स तक शायद पहुंच भी नहीं पाता है। इसकी क्लास कम से कम 20 क्लास 20 क्लास 20 क्लास 10 क्लास, तो 70 क्लास, 70 क्लासों से 4 नंबर बन रहे हैं, और यहां पे केवल 10 क्लासों से 3 नंबर बन रहे हैं। ये होती है रणनीति, ये आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी अगर चाहें तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर है, इनको लाइव ना करके आप सीधा सीधा डायरेक्टली पीडीएफ की मदद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। या अगर आप लाइव ले रहे हैं ना, तो डबल की स्पीड पे फटाफट लाइव ले लें। इस बार जो कल से आपका बैच शुरू हो रहा है हमारा 22 तारीख से, उसमें हमने एक
स्पष्ट रणनीति ये बनाई है कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उस पर समय उतना ही ज्यादा, और जिसका कम है उस पर समय उतना ही कम। कम का मतलब ऐसा नहीं है कि फिर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा ही नहीं टीचर्स के पढ़ाई हुए से, भाई लिमिटेड कंटेंट से क्वेश्चन आ जाएगा। ये हम एक रणनीति कल से लेकर चलने वाले हैं, जो आपके लिए वायु बैच कल से शुरू होगा। आगे अगर हम देखें मैथ्स, अगर हम 8 क्वेश्चन मानते हैं तो 8 क्वेश्चंस किन चैप्टर से आते हैं? देखिए 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आ जाते हैं, क्षेत्रमिति से, तो क्षेत्रमिति एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एवरेज से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2 3 4 5 ये 4 चैप्टर आपको 5 क्वेश्चन दे जाते हैं, और बाकी के बचे हुए ये 4 चैप्टर से आपके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। लेस देन 1 का मतलब है कि किसी शिफ्ट में, जैसे 4 शिफ्ट हुई तो किसी शिफ्ट में आया, किसी शिफ्ट में नहीं आया। फिर भी अगर हम मान के चलें कि हर शिफ्ट में एक एक सवाल भी आया होगा तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से मिलते हैं। इसके अलावा क्या मुझे यही चैप्टर पढ़ के जाने चाहिए? मैथ्स में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पढ़ के तो आप सारे जाइए, लेकिन ये एयरफोर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। राकेश सर आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, इन्हीं चैप्टर्स पर वो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये हो गए हाई वेटेज वाले चैप्टर, तो यहां पर आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। इन चैप्टर्स में तो आप बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, इनके तो फॉर्मूले सारे के सारे आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। आगे देखें अगर इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये वो चैप्टर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाए हैं, घटते क्रम में, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एरर 5 क्वेश्चन एरर से, पैसेज से 4 क्वेश्चन हो गए। अब समझ लो 9 क्वेश्चन तो 20 में से आपके यही हो गए, यानी 2 टॉपिक ही आधा खा गए। तो पैसेज की और एरर्स की तो आपको बहुत भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी वोकैब है, साइनो है, एंटो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इन सभी से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इन 4 टॉपिक को आप उठाकर देखो, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कंप्लीट हो गए। मात्र 4 टॉपिकों से 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच है, इनसे केवल आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ने तो ये भी हैं, क्या बाकी चैप्टर्स मुझे पढ़ने चाहिए? इनके अलावा कोई अगर चैप्टर्स हैं इंग्लिश में तो आप पढ़िए, लेकिन बहुत कम समय लगा करके आप उन्हें पढ़िए। और ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसका टाइम टेबल, इसको ना प्रॉपर लिख के अपनी सामने टेबल पे चिपका के रखिए, अगर आप सच में एयरफोर्स क्रैक करना चाहते हैं वाई ग्रुप और पहली बार में विद अच्छे नंबर। तो ये हो गया आपका एक, मैंने आपको एवरेज बताया। अब आप रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में सारी शिफ्ट का एनालिसिस है। 15 क्वेश्चंस कहां कहां बटे हुए हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से लगभग आप 2 क्वेश्चन मानिए, क्लॉक से लगभग आप 1 क्वेश्चन मानिए, घड़ी से, ऑड वन आउट, विषम को चुनना 1 सवाल, एवरेज, ये चारों शिफ्टों का हमने लिखा है यहां पे कि हर शिफ्ट में 1 1 क्वेश्चन, तो एवरेज यहां भी एक, यहां भी एक, 1 1 1। ये वो चैप्टर्स हैं जहां से 1 1 सवाल आया। इनसे कोई सवाल नहीं आया, लेकिन किसी शिफ्ट में आया है, किसी एक शिफ्ट में, तो ठीक है, हम इसको पढ़ के जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के जाएंगे। तो ये आपके 10 नहीं, यहां पे 15 क्वेश्चंस का बनेगा, टोटल 15 क्वेश्चंस का, ठीक है। 1 2 चैप्टर्स कहीं रह गए होंगे, कोई बात नहीं, ये अभी और भी हैं। अच्छा सॉरी, इस तरीके से हैं। ये है आपकी कोडिंग डिकोडिंग, ये तो है वर्बल रीजनिंग, हाँ 10 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो ये 5 क्वेश्चन और 5 चैप्टर नॉन वर्बल के हैं। तो इन चैप्टर्स को आप ध्यान से देखें, इन चैप्टर से सीधे सीधे सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स तो आपकी कमांड में बिल्कुल होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए भाई रीजनिंग में ना, अगर आप चाहें, जैसे मैं दोबारा यहां लौट के आता हूं, रीजनिंग में अगर आप चाहें तो बहुत आराम से 15 में से 15 क्वेश्चन ला सकते हैं। इंग्लिश में बहुत आराम से आप भैया 17-18 स्कोर कर सकते हैं। बच्चे तो 22-22 स्कोर कर रहे हैं, आप 16-17 स्कोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नॉर्मलाइज होकर यही बढ़ जाएगा। अगर आप इंग्लिश में देखें, सॉरी मैथ्स में देखें, भाई मैथ्स भी आपके हाथ का सब्जेक्ट है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज बाहर से पूछ ली जाएगी। तो आप 8 में से बहुत आराम से, मान लो चलो 5 भी क्वेश्चन करके अगर आप आ रहे हो, और जो आपका जीएस सेक्शन है, चलो करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन पूरे पक्के पकड़ लो आप, बाकी मान लो चलो कंप्यूटर का बहुत मुश्किल आ गया, उन चारों में से किन्हीं 2 को आप कर पाए, 2 सब्जेक्ट की क्वेश्चन आप कर पाए, 2 सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ के भी चले गए। छोड़ के हालांकि नहीं जाना है, पढ़ के जाना है, बट मैं आपको एक रणनीति बता रहा हूं कि मान लो अगर आप 5 क्वेश्चन वहां से भी कर पाए तो कितने हो गए, 5 5 10, 25 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 40 और 3 43। तो 43 क्वेश्चन तक आप बहुत इजीली करके आ सकते हैं।
इजीली मैं तब कह रहा हूं जब आप बहुत अच्छी मेहनत लगभग 3 महीने करते हैं। तो 3 महीने की एक बहुत बेहतरीन मेहनत करिए और अपने स्कोर को यहां तक ले जाने की भरपूर कोशिश करिए। देखो दोस्त, कोई भी अगर हम पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और बस हम जो मन कर रहा है वो पढ़ते जा रहे हैं, जितना मन कर रहा है पढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए एक अच्छा स्कोर करना। या हम पेपर से 10 दिन 20 दिन पहले तो इतना एक्टिव हो रहे हैं कि रात को 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आप 12 घंटे मत पढ़िए, आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले से, पेपर की डेट से। तो ही आप किसी भी परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और परीक्षाओं में सिलेक्शन सुनिश्चित करना, मैं फिर से कह रहा हूं, मेहनत के साथ साथ एक रणनीति है। अगर आप सिर्फ जाके बैठ रहे हैं, बस जो मन में आया पढ़ रहे हैं, तो यूं मान लीजिए जैसे आपने एक मछली को पेड़ पे छोड़ा हुआ है दौड़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो पानी में कितना भी तेज तैरे, वो कभी भी पेड़ पर अपनी योग्यताओं को नहीं प्रदर्शित कर पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक रणनीति के साथ चलें, आप एक सटीकता के साथ चलें। बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी से ऐसी ही मैं एक्स ग्रुप के लिए भी वीडियो लाऊंगा, मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी लेकर आऊंगा। बाकी वाई ग्रुप की तैयारी से आप सभी के क्या डाउट्स हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो से आपको किस चीज को जानने में हेल्प मिली, कितनी जानकारी आपको मिली, कैसी लगी ये वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।